हेलो स्टूडेंट्स, VB.NET के इस लेक्चर में हम सीखेंगे उसके कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। तो इसके अंदर हम तीन कॉन्सेप्ट हम पढ़ने के। एक तो डिस्ट्रक्टर, फिर कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड देन द इनहेरिटेंस। तो ये तीन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे VB.NET के अंदर। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रक्टर के बारे में। तो व्हाट इज़ द डिस्ट्रक्टर? तो इन VB.NET a destructor is a special function that is used to destroy a class object when the object of the class goes out of a scope। मतलब कि VB.NET का डिस्ट्रक्टर का काम क्या है? तो जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो पर्टिकुलर मेमोरी अलोकेशन मेमोरी वो लेता है कि पर्टिकुलर मेमोरी उसको हमें अलोकेट करनी पड़ती है। बट जब भी वो ऑब्जेक्ट की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है तो अभी हमें क्या करना है, वो मेमोरी को फ्री अप करना है, वो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करना है। तो डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास है डिस्ट्रक्टर है। इट कैन बी रिप्रेजेंट एज द फाइनलाइज मेथड एंड डज नॉट एक्सेप्ट एनी पैरामीटर नॉर रिटर्न एनी वैल्यू। तो हमारे पास एक फाइनलाइज करके एक मेथड भी होगी, तो वो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी पैरामीटर और कोई भी वैल्यू रिटर्न भी नहीं करेगा। फर्दर मोर इट कैन बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन अ क्लास ऑब्जेक्ट इज नॉट नीडेड। ठीक है, तो ये एक मेथड है, ऑटोमेटिकली कॉल भी होती है जब भी हमें कोई ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है तो ऑटोमेटिकली कॉल होती है और डिस्ट्रक्टर के थ्रू वो ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाता है। अभी यहाँ पे एक सिंटेक्स दी गई है, VB.NET के डिस्ट्रक्टर सिंटेक्स दी गई है। तो किस तरह से हमें लिखना है? तो हमें लिखना है क्लास, हम एक फॉर एग्जांपल क्लास हमने एक डिफाइन किया, फिर यहाँ पर लिखा है प्रोटेक्टेड ओवरराइड सब फाइनलाइज। तो फाइनलाइज है वो क्या है? वो हमारा डिस्ट्रक्टर है। ठीक है, डिस्ट्रक्टर के थ्रू हम कोई भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको लिखना है, एक प्रोग्राम के जरिए समझते कि किस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने एक सिस्टम को इम्पोर्ट किया है, फिर एक मॉड्यूल क्रिएट किया है मॉड्यूल डिस्ट्रक्ट करके, और फिर हमने क्लास क्रिएट किया है क्लास गेट अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय, और उसके अंदर मेथड क्रिएट किया पब्लिक सब न्यू। ठीक है, तो ये मेथड किसके लिए हम यूज़ करते हैं? तो जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं तभी ये मेथड कॉल होने वाली है। तो उसके अंदर सिंपल हमने एक मैसेज लिखा है console.writeLine के अंदर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज बीइंग क्रिएटेड। तो पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है कोई पर्टिकुलर क्लास का। ठीक है, सॉरी, न्यू मेथड से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सॉरी, एंड फाइनलाइज मेथड से हम उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है प्रोटेक्टेड ओवरराइड सब फाइनलाइज, और उसके अंदर दो लाइन लिखी है हमने console.writeLine के अंदर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज बीइंग डिस्ट्रॉय, एंड सेकंड लिखी है प्रेस एनी की टू एग्जिस्ट। बराबर। तो जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये मेथड कॉल होगी, और जब भी हम डिस्ट्रक्ट करते हैं तो ये मेथड कॉल होने वाली है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक सब मेन करके है, एक मेन मेथड हमने यहाँ पे क्रिएट की है। उसके अंदर क्या है? तो उसके अंदर लिखा है गेट अंडरस्कोर डिटेल्स करके एक मेथड है, फिर लिखा है gc.collect करके है। ठीक है, फिर console.read की लिखा है, और फिर एंड ऑफ द सब। तो ये जो भी मेरा सब है वो एंड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, गेट डिटेल पे क्या होगा, आफ्टर इन्वोकिंग द गेट डिटेल मेथड गार्बेज कलेक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल। तो गार्बेज मेथड है ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगी। फिर यहाँ पे लिखा है gc.collect लिखा है। ठीक है, और console.read की लिखा है। यहाँ पर क्या किया है, पब्लिक सब गेट डिटेल करके एक मेथड हमने क्रिएट की है, उसके अंदर हमने लिखा है dim dest एज गेट डिस्ट्रॉय इज इक्वल टू न्यू गेट डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो एक हमने सिंपल है यहाँ पर क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने क्रिएट किया है डेस्ट करके। ठीक है, अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग हमें पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देखना है। तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में क्या आता है? तो इन VB.NET द ओवरलोडिंग ऑफ अ कंस्ट्रक्टर इज अ कॉन्सेप्ट इन विच वी कैन ओवरलोड कंस्ट्रक्टर बाय डिफाइनिंग मोर देन वन कंस्ट्रक्टर with the same name but with different parameter list to perform different tasks। तो यहाँ पर आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर यूज़ कर सकते हो। तो अगर कंस्ट्रक्टर में एक से ज़्यादा हो गए तो ओवरलोड हो जाएगी। तो उसको हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया, उसके अंदर एक ही पैरामीटर है, दूसरा कंस्ट्रक्टर अंदर दो पैरामीटर, तीसरा कंस्ट्रक्टर अंदर तीन पैरामीटर है। तो इस तरह से हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम हमने लिखा है। तो यहाँ पर लिखा है इम्पोर्ट सिस्टम, फिर मॉड्यूल
const अंडरस्कोर ओवर, और उसके अंदर हमने एक क्लास डिफाइन किया है क्लास डिटेल्स करके, ठीक है। और उसके अंदर दो वेरिएबल नेम हमने डिक्लेयर किए, पब्लिक नेम एज ए स्ट्रिंग एंड पब्लिक कोर्स एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। और फिर हमने एक मेथड यहाँ पर क्रिएट किए पब्लिक सब न्यू करके। तो उसके अंदर हमने क्या किया है, तो नेम इज इक्वल टू प्रिंस एंड कोर्स इज इक्वल टू कंप्यूटर साइंस एंड कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर हमने लिखा है यूज ऑफ ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर, और फिर हमने क्लोज कर दिया है हमारी मेथड को, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो जब भी हम फॉर एग्जांपल कोई कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट करते तो वो टाइम भी हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होने वाला है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं, तो अभी हम एक नया कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने वाले हैं पब्लिक सब न्यू करके, ठीक है। तो उसके अंदर हमने दो पैरामीटर हमने पास किए हैं। तो ये क्या हो गया, तो ये सेम हमने यह कंस्ट्रक्टर किया क्रिएट किया न्यू। तो अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर कोई पैरामीटर नहीं पास करते तो क्या हो जाता, ओवरलोड हो जाता, मतलब कि ये इससे ओवरलोड हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, कंपलसरी हमें यहाँ पर कोई वैल्यू कोई पैरामीटर देना है जो इससे डिफरेंट हो, ठीक है। तो इस तरह से हमने दो कंस्ट्रक्टर क्रिएट किए। तो ये क्या है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। फिर हमने यहाँ पर लिखा है नेम इज इक्वल टू ए एंड कोर्स इज इक्वल टू बी, ठीक है। तो नेम और कोर्स है, तो यहाँ से हम तो ए हमने यहाँ से मिलेगा और बी हमें यहाँ से मिलेगा। फिर हमने एक मेन मेथड हमने यहाँ पर क्रिएट की है सब मेन करके। उसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, डिटेल क्लास का। तो यहाँ पे डी एज डिटेल, तो हम डिटेल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इज इक्वल टू न्यू डिटेल्स। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हो गया। अभी हमें क्या करना है, तो अभी हम दूसरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे DET1 एज डिटेल्स इज इक्वल टू न्यू डिटेल्स, एंड फिर हमने दो पैरामीटर पास किए हैं पीटर एंड नॉलेज ऑफ डेटा माइनिंग। तो इस तरह से हमने दो पैरामीटर यहाँ पर पास किए। तो अभी कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो अभी हमारा ये कंस्ट्रक्टर है वो कॉल होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होने वाला है। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, ठीक है। और पैरामीटर का पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर कौन सा है, तो ये कंस्ट्रक्टर है। तो इस तरह से हम कोई भी कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर भी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, डिटेल्स करके एक कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हुआ है, पर यहाँ पर हमने कोई वैल्यू पास नहीं किए। तो वो क्या हो रहा है, तो जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी वही हमारे यहाँ पर यूज़ हो रही है, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी हम console डॉट राइट लाइन से जो भी हमारा कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने कॉल किया है तो उसकी वैल्यू को हमें प्रिंट आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना है, तो ये हमने डिटेल क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था DET करके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, DET डॉट नेम, ठीक है। तो DET डॉट नेम करेंगे तो इसके अंदर क्या है, प्रिंस, तो वो प्रिंस हमारा यहाँ पर प्रिंट आउट होगा। और कोर्स के लिए हमने क्या लिखा है, DET डॉट कोर्स, तो वो ये होगा। तो हमारा इस तरह से मैसेज हमें मिलेगा कि योर डिटेल्स आर नेम प्रिंस एंड कोर्स कंप्यूटर साइंस, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है योर, फिर यहाँ पर हम DET1 का यूज़ कर रहे हैं ये ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो उसके अंदर क्या आएगा, तो DET1 डॉट नेम हम लिखेंगे तो पीटर आएगा, और DET1 डॉट कोर्स लिखेंगे तो हम नॉलेज ऑफ डेटा माइनिंग आएगा। तो हमारा मैसेज इस तरह से होगा कि योर ओवरलोडेड डिटेल्स आर, नेम क्या है तो कि पीटर, कोर्स क्या है तो नॉलेज ऑफ डेटा माइनिंग, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम मेथड ओवरलोडिंग का कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है इनहेरिटेंस का। तो इनहेरिटेंस में क्या आएगा, तो इन VB.NET इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस of creating a new class by inheriting the properties and function from the old class and extending the functionality of the existing class, ठीक है। तो इनहेरिटेंस में कॉन्सेप्ट क्या है, तो इनहेरिटेंस में तो चाइल्ड और पेरेंट का कॉन्सेप्ट, मतलब कि जो भी चाइल्ड क्लास होगा वो पेरेंट की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकेगा, और जो भी उसकी प्रॉपर्टी है वो तो वो यूज़ करने ही वाला है, बट वो चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। It also provides a reusable and faster implementation time
ऑफ द कोड। तो इससे क्या होगा कि जो भी फंक्शनैलिटी है कॉमन होगी बेस जो भी पेरेंट क्लास की है ना, तो फिर से आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिंपली उसको इनहेरिट करके वो फंक्शनैलिटी को अपने क्लास के अंदर भी उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है। When we create a derived or inherited class, inheritance allow us to inherit all the properties of existing class। ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे, तो जो भी इनहेरिटेड क्लास है हमारा, उसकी सभी प्रॉपर्टीज़ हम अपने क्लास के अंदर उसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी ओल्ड क्लास है उसको हम बोलेंगे बेस क्लास, और जो भी इनहेरिटेड क्लास है उसको हम बोलेंगे डिराइव क्लास। ठीक है। तो ये डिराइव क्लास वो है हमारा चाइल्ड क्लास, और जो बेस क्लास है वो है हमारा पेरेंट क्लास। तो यहाँ पर हमने एक सिंटेक्स दी गई है, इनहेरिटेंस की सिंटेक्स दी गई है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेस मॉडिफायर है, क्लास है, एक नेम ऑफ द बेस क्लास है। एक्सेस मॉडिफायर मतलब कि जो भी आपको एक्सेस देना है वो पर्टिकुलर क्लास का, वो आप यहाँ पर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको पब्लिक देना है तो क्लास कौन सा हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा। तो मतलब कि वो कोई भी क्लास उसको इनहेरिट कर सकता है। फिर यहाँ पर आपने नेम ऑफ द बेस क्लास दे दिया, आपने आपका जो भी नेम था आपका क्लास का वो नेम आपको देना है यहाँ पर। फिर यहाँ पर आपको क्लास को क्लोज कर देना है, और यहाँ पर उसके इन बिटवीन आपको क्या करना है, जो भी आपका इम्प्लीमेंटेशन है वो सभी इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ पर लिखना है। अभी नेक्स्ट क्या है, तो एक्सेस मॉडिफायर है, क्लास है, फिर नेम ऑफ द डिराइव क्लास है। तो फिर से वही सेम चीज़ है। ठीक है। इनहेरिटेंस इनहेरिट द नेम ऑफ द बेस क्लास, मतलब कि हमने एक कीवर्ड यूज़ किया इनहेरिट्स करके, और अभी हमें क्या देना है, नेम ऑफ द बेस क्लास देना है। मतलब कि ये जो भी हमारा क्लास था बेस क्लास, उसका नेम हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना है। जैसे आप यहाँ पर उसका नाम प्रोवाइड करोगे, इसके अंदर का जो भी इम्प्लीमेंटेशन होगा, जितने भी डेटा मेंबर्स होंगे, जितने भी मेथड्स होगी, वो सभी चीज़ें आप कहाँ पर यूज़ कर सकोगे, यहाँ पर उसको यूज़ कर सकते हो। और फिर हमने क्लास को एंड कर दिया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि एक्सेस स्पेसिफायर करके एक्सेस स्पेसिफायर करके यूज़ करके आप बेस क्लास क्रिएट कर सकते हो, या फिर डिराइव क्लास क्रिएट कर सकते हो। मतलब कि आप यहाँ पर इनहेरिट कर रहे हो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को, आप यहाँ पर इनहेरिट कर रहे हो सिंपली। यहाँ पर हम उसका एक एग्जांपल हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इंपोर्ट सिस्टम, फिर हमने एक मॉड्यूल क्रिएट किया है, फिर उसके अंदर हमने क्लास क्रिएट किया पब्लिक क्लास व्हीकल करके। ठीक है। तो व्हीकल जो भी क्लास है उसके पास दो मेथड है, एक तो स्पीड करके मेथड है, और एक तो सब परफॉर्म करके एक मेथड है। तो स्पीड करके मेथड है, उसके अंदर हमने लिखा है console.writeline के अंदर 4 व्हीलर कार आर मोर लग्जरियस देन 2 व्हीलर्स। ठीक है। सिंपली हमने एक मैसेज लिखा है। फिर हमने लिखा है एक दूसरी एक मेथड हमने क्रिएट की है यहाँ पर, सब पब्लिक ओवरराइडेबल सब परफॉर्म करके हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है। तो ये क्या है, तो हमने यहाँ पर एक दूसरी एक मेथड क्रिएट की है, और उसके अंदर हमने सिंपल एक मैसेज हमने लिखा है, तो बोथ व्हीकल्स आर गुड बट इन अ नैरो लेन 2 व्हीलर आर, और फिर एक मैसेज है यहाँ पर। तो जब भी ये मेथड हमारी यूज़ होगी तो ये मैसेज हमारा वर्कआउट करेगा। ठीक है। अभी हमने एक दूसरा क्लास क्रिएट किया है क्लास बाइक करके। ठीक है। वो क्या कर रहा है, क्लास बाइक है वो इनहेरिट कर रहा है व्हीकल क्लास को। तो यहाँ पर हमने लिखा क्लास बाइक इनहेरिट्स व्हीकल, और फिर हमने उसके अंदर एक मेथड क्रिएट की है पब्लिक ओवरराइड सब परफॉर्म करके। ठीक है। और उसके अंदर हमने एक मेथड लिखी है, मैसेज लिखा है सिंपली। ठीक है। सेम तरीके से हमने कार इनहेरिट व्हीकल्स लिखा है, और उसके अंदर भी मैसेज लिखा है। फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर जो भी हमारी मेन मेथड है उसके अंदर हम सभी के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं। तो डीम व्हीकल एज व्हीकल न्यू व्हीकल, एक व्हीकल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर बाइक का एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर व्हीकल इज इक्वल टू बाइक। तो अभी हम व्हीकल इज इक्वल टू बाइक कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हमने इसको यहाँ पर असाइन कर दी। फिर हम लिख रहे हैं व्हीकल डॉट परफॉर्म, तो जो भी परफॉर्म के अंदर होगा, ठीक है, तो वो आपको आंसर में मिलेगा, तो आपको ये आंसर मिला। फिर हमने क्या किया, व्हीकल इज इक्वल टू कार, तो कार की प्रॉपर्टीज़ को हमने व्हीकल में स्टोर कर दी। ठीक है। फिर हमने क्या लिखा, व्हीकल डॉट परफॉर्म, तो अभी हम व्हीकल डॉट परफॉर्म लिखने वाले, तो एक मैसेज हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है। तो लास्ट में कंसोल डॉट रीड की, तो अभी कोई भी की हम प्रेस करेंगे तो हम एग्जिस्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो इस तरह से हमने इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर सिंपली पढ़ा।
एक दूसरा एक प्रोग्राम है, ठीक है। तो प्रोग्राम भी सेम उसी तरीके से, एक हमने क्लास क्रिएट किया है सर्कल, फिर हमने क्लास किया है माई डिराइव क्लास इनहेरिट सर्कल। तो ये जो भी क्लास है वो क्या कर रहा है, ये प्रॉपर्टी, एक क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर रहा है, मतलब कि सिंपल इसको यूज़ कर रहा है। और उसके अंदर हमने सभी चीज़ें लिखी है सर, कुछ डेटा मेंबर्स है यहाँ पर, कुछ मेथड्स है यहाँ पर, ठीक है। तो सभी डेटा मेंबर्स है, मेथड्स है, उसका हम यूज़ करेंगे कहाँ पर, हमारे इस क्लास के अंदर हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और फिर एक ओवरराइड करके मेथड भी हमने लिखी है शो करके, तो जब भी हम शो करेंगे तो माई बेस डॉट शो, तो वो शो होने वाली है, ठीक है। और फिर हमने एक मेन मेथड हमने क्रिएट की है, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, माई डिराइव क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वाले हैं, और वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या करेंगे, शो मेथड को कॉल करेंगे। तो सिंपल हमने लिखा सी डॉट शो, और फिर हमने लिखा console डॉट राइट लाइन के अंदर हमने लिखा कि प्रेस यानी कि टू एग्जिस्ट, कोई भी की आप एंटर कीजिए और एग्जिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने पढ़ा। अभी लास्ट कॉन्सेप्ट है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या आएगा, तो वो अभी हमें पढ़ना है। तो इसके अंदर VB.NET ओनली सपोर्ट सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। तो VB.NET के अंदर हम सिंपली सिंगल इनहेरिटेंस का ही यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स अ क्लास कैन इनहेरिटेड फ्रॉम द बेस क्लास। कोई एक क्लास है वो इनहेरिट किसको कर सकता है, वो अपने एक ही बेस क्लास को इनहेरिट कर सकता है, एक से ज़्यादा बेस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता। हाउएवर VB.NET यूजेज हियरार्चिकल इनहेरिटेंस टू एक्सटेंड वन क्लास टू अनदर क्लास विच इज़ कॉल्ड एज अ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। बट हियरार्चिकल इनहेरिटेंस का यूज़ करके आप उसको अचीव कर सकते हो। यहाँ पर हमने लिखा है फॉर एग्जांपल क्लास सी एक्सटेंड क्लास बी, मतलब कि क्लास सी है वो किसको एक्सटेंड कर रहा है, क्लास बी को एक्सटेंड कर रहा है। क्लास बी है वो एक्सटेंड क्लास ए, मतलब क्लास बी है वो क्लास ए को एक्सटेंड कर रहा है। क्लास सी विल इनहेरिट अ मेंबर ऑफ बोथ ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि क्लास सी है वो दो क्लास को इनहेरिट कर रहा है इनडायरेक्टली। क्यों, क्योंकि देखा जाए तो सिंपली सी है वो उसको तो सिंपली बी को ही एक्सटेंड कर रहा था, बट क्लास बी है वो ए को एक्सटेंड कर रहा था, ठीक है। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया, तो सी है वो बी को भी एक्सटेंड कर रहा है और सी को भी एक्सटेंड कर रहा है, सॉरी ए को भी एक्सटेंड कर रहा है। तो सी के पास दोनों की प्रॉपर्टीज एक्सेस कर सकता है सी क्लास, ठीक है। तो क्लास ए और बी दोनों की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस यहाँ से हो सकता है। तो इसको हम बोलेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हम बोलेंगे। हम यहाँ पर एक सिंटेक्स दी गई है, तो यहाँ आप देख सकते हो पब्लिक क्लास ए बी सी। सिंपली हमने ये क्या किया, तो देखो क्लास सी है वो इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को, क्लास बी है वो इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को, एंड क्लास ए है सिंपल। यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर सेम एग्जाम्पल लिखा है पब्लिक क्लास ए, फिर उसके अंदर मेथड लिखी है डिस्प्ले, एक वेरिएबल लिखा है एसनेम, फिर क्लास बी लिखा है वो इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को, फिर उसके अंदर लिखा है हमने सिंपल प्लेस, और फिर हमने एक मेथड हमने क्रिएट की है गेट प्लेस करके। फिर एक क्लास लिखा है सी, वो इनहेरिट कर रहा है क्लास बी को, क्लास बी ए को, ठीक है। तो क्लास सी है वो क्या कर सकता है, अभी इसको भी एक्सेस कर सकता है और इसको भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर हमने लिखा है रोल नंबर, फिर एक मेथड हमने क्रिएट किए, फिर हमारे एक मेन मेथड है तो वहाँ से हम उसको एक्सेस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सी करके, हम सी डॉट एस नेम लिखेंगे इज इक्वल टू डोनाल्ड ट्रम्प, ठीक है। तो क्या होगा, तो एस नेम कहाँ पर किसकी प्रॉपर्टी, यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी है, पर आपने ऑब्जेक्ट तो इस क्लास का यूज़ किया, फिर भी आप उसको असाइन कर सकते हो। क्यों, क्योंकि आपने इनहेरिट किया है बी और बी को इनहेरिट किया है ए ने, इसलिए। सेम तरीके से प्लेस और रोल नंबर के, और फिर आपने कॉल किया है डिस्प्ले गेट प्लेस और रोल नंबर, ठीक है। तो सभी मेथड से इसकी सभी मेथड वो यहाँ पर कॉल होगी, तो जो भी आउटपुट होगा आपको इस तरह से आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा। अभी असाइनमेंट के रूप में आपको दो क्वेश्चंस के आंसर आपको सबमिट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन इनहेरिटेंस विथ एग्जांपल, आपको एग्जांपल के जरिए इनहेरिटेंस को एक समझाना है, और फिर आपको बताना है कि व्हाट इज़ द डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर क्या है वो आपको समझाना है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको एज अ असाइनमेंट के रूप में आपको सबमिट करने हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।